हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का 7 दिसंबर 2023 का पेपर। हम यहाँ पे पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने पार्ट 2 तक कवर कर लिया था जिसमें हमने 50 क्वेश्चन तक कवर करे थे। क्लियर है? तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो फूड एक्स कंटेन 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन डी, है ना। विटामिन डी के लिए फूड एक्स कंटेन करता है 6 यूनिट और 7 यूनिट फॉर विटामिन ई। ठीक है, तो दो विटामिन गिवन है, विटामिन ई और विटामिन डी। ठीक है, और हमको फूड दे रखा है एक्स और फूड दे रखा है एक और वाई। ठीक है, और इन दोनों की कॉस्ट कितनी है? 12 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फूड वाई के लिए बात करते हैं तो 8 यूनिट ऑफ विटामिन डी एंड 12 यूनिट ऑफ विटामिन ई। ठीक है, तो वाई में भी हमें 2 यूनिट्स दे रखी है और विटामिन से सेम है, डी और ई। ठीक है, और इन दोनों की मिला के कॉस्ट है 20 पर ग्राम। द डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ विटामिन डी एंड ई कितनी है? 100 और 120 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने इसके, बस हमको थ्योरी सेम रहेगी, दैट्स बस आपको यहाँ पर फर्दर क्वेश्चन चेंज होंगे। क्लियर है? सपोज एक्स इज अ क्वालिटी इन अ ग्राम एंड फूड एक्स, है ना। एक्स किसको डिनोट कर रहा है? क्वालिटी ऑफ फूड एक्स, और वाई किसको डिनोट कर रहा है? मतलब स्मॉल वाई, ये वी कैन से दैट। ठीक है, तो आपको बस क्वेश्चंस के आंसर करने। तो दिस इज एलपीपी क्वेश्चंस, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यूल द फॉर्मुलेटेड एलपीपी इज, तो आप जानते हैं कि जब हमको मतलब इसका फॉर्मुलेटेड बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जेड, आप जानते हैं हम जेड निकालेंगे मैक्स। तो जेड हम कहाँ से निकालते हैं? इस वाले जो सबसे लास्ट में आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट दे रखी होती है उससे। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू 100 यू, आप जानते हो यूनिट्स, है ना। मतलब आप 100, आप अगर एक्स और वाई मानोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे 100 यू लिख रहे हैं, इसको यू मान रहे हैं और इसको वी मान रहे हैं। ठीक है, यानी कि विटामिन डी को हम यू मान रहे हैं, विटामिन ई को हम वी मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, डायरेक्टली हमको लिखना है बस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, 6u+7v कैसे आएगा? 6 यूनिट, है ना, मतलब यू डी के लिए, तो डी को हमने क्या माना? यू, डी को हम मान रहे यू और ई को मान रहे वी। ठीक है, तो 6 यूनिट 6u+7v इज इक्वल टू टोटल कितना आ गया? 12, है ना। और आप हमेशा लेस देन इक्वल टू ही लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट y के लिए देखते, तो ये हमारा फंडा हो गया टोटल x के लिए। अब y के लिए 8u, है ना, डी के लिए यू मान रहे, 12v प्लस टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 20, तो ग्रेटर देन यहाँ पर आ जाएगा 20। क्लियर है? सो आई डोंट थिंक कि आपको डाउट होगा। वहीं हमको पता है कि यू एन वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अब वो 0 नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे 12 है उसके इक्वल में। तो बस हमको नॉर्मली इसको फॉर्मुलेटेड करना। तो कोई डाउट है? आई डोंट थिंक इसमें कुछ आपको दिक्कत होगी। सिंपल से हमको बस ये क्वेश्चन को समझना है। आपको विटामिन डी के लिए दे रखा है एक्स में, विटामिन वाई के लिए भी एक्स में दे रखा है ना, तो बस आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलपीपी के क्वेश्चन मोस्टली आते रिपीटेड होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन अ ग्राम ऑफ फूड एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली व्हेन द कॉस्ट ऑफ फूड इज मिनिमम। तो हमको बताना है कि एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली, है ना, इनके क्वांटिटी के हिसाब से, और इसमें मिनिमम कितना लगेगा कॉस्ट। तो देखो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। आपके पास अभी आपने दो इक्वेशन बनाई, मैं आपको इसको डायरेक्टली दिखाती हूँ। देखो लाइक हमने मिनिमम कॉस्ट कितनी थी? z इज इक्वल टू 12x20y हमने बनाई थी, किससे बनाई थी? ठीक है, एक सेकेंड, 12x यहाँ पर ये दी। ठीक है, 12x+20y। ठीक है, इन दोनों का टोटल, x का टोटल कितना है? 12 सॉरी, है ना, और y का टोटल कितना है? 20 है। क्लियर है? अब देखो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स कितनी है, तो ये हमने अभी बनाया था 6 और वाई, मतलब आप दोनों के लिए क्या कर रहे हो? दोनों ही एक्स से, दोनों ही के लिए विटामिन डी के ले रहे हो। तो अगर मैं इस डायग्राम आपको डायरेक्टली इस टेबल से समझाऊं तो देखो, यहाँ पर विटामिन डी एक्स और वाई दे रखा है, विटामिन डी और विटामिन ई दोनों के लिए दे दिया हमने। तो हमने इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिख दिया। विटामिन डी के लिए 6 है ना, 6 और ये एक्स में, और वाई में विटामिन ई के लिए कौन सा है? डी के लिए 8 है। ठीक है, तो ये 8। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर z इज इक्वल टू 12x हमने यहां से लिखा था, कहां से लिखा था? ये हमने इसमें नहीं लिखा है। 12 पर ग्राम जो इंपॉर्टेंट है, और 20 पर ग्राम। ठीक है, सो ये दोनों हमने यहां से लिखे। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट्स कैसे बनाएंगे। तो 6x+8y, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये पूरी इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहां से लेके आप ऐसे करके पूरी इक्वेशन लिखोगे इसको।
तो देखो हमने सेम लिखा है 6x प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 6x प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम इसके लिए है ना, 7x प्लस 12y ग्रेटर देन इक्वल टू 120। क्लियर है? तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। वहीं x और y जो है वो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। क्लियर है? मुझे नहीं लगता अब आपको कोई डाउट होगा, तो बस हमको इक्वेशंस को सॉर्ट करना था, समझना था कि कौन सी इक्वेशन कब क्या होगी। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ। उसने पूछा भी आपसे है यहाँ पर कि आपको क्वांटिटीज इन ग्राम ऑफ फूड एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली, यानी कि आपको फूड एक्स और वाई के लिए अलग अलग बनाना है। ठीक है, तो हमने एक्स को अलग सॉर्टेड कर लिया और वाई को अलग सॉर्टेड कर लिया। ठीक है, तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आप फर्स्ट वाले इस ये जो दोनों इक्वेशंस हमने बनाई इसमें हम 0 पुट करेंगे एक्स की जगह और वाई को पुट करेंगे, वाई की जगह हम पुट करेंगे 12.5। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन रॉन्ग आएगी। क्या आएगी? ये 48 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है ना, तो ग्रेटर तो नहीं, ये लेस देन होना चाहिए। अगर ये साइन ऐसे आता तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। ठीक है, यानी कि एक चीज समझ में आई कि हमें जो लेफ्ट साइड की वैल्यू चाहिए ना वो छोटी चाहिए 100 से। ठीक है, सो देखो जब एक ही हमने जब इसको सॉल्व किया तो फर्स्ट इक्वेशन आपने 6x प्लस 8y में पुट करी तो वैल्यू गलत आ रही है, तो सेकेंड में चेक करना बनता ही नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्टली नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? तो हमको 1 बाय 1 सारे ऑप्शन पुट करके देखने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला हमारा ऑप्शन था 0 and 1 12.5, अब नेक्स्ट आता है 15 and 5/4। ठीक है, तो हमको इसको दोनों ही इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएंगे यहाँ पर 6x प्लस 14y, 6x प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो पहले हम इसमें 15 और 5/4 रखेंगे, तो जैसे ही रखेंगे आपका बिल्कुल क्लियर 100 इक्वल 100 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन हमारी थी 7x प्लस 12y ग्रेटर देन इक्वल टू 120। ठीक है, तो जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करोगे आपकी बिल्कुल क्लियरली इक्वल आ जाएगी। सो दिस इज अबाउट दिस ना, आपको जैसे ही आपको इक्वल मिल गया ना तो आपको फर्दर बाकी के ऑप्शन चेक करने की नीड ही नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। देखो है ना 120 और 0। तो आपकी टोटल इक्वेशन कैसे बनेगी पता है आपको? कि जैसे आपने 2 इक्वेशन बनाई, ठीक है, हमने 2 इक्वेशन बनाई। आप इस पूरी वैल्यू को एक बार इस इक्वेशन में रखोगे, फिर एक बार इस इक्वेशन में रखोगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम आपको पता है, जब आपकी अगर वैल्यू नहीं आती है तो आप एक उससे चेक कर लो। अगर आपने इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से चेक कर लिया और इक्वल नहीं आ रही है तो आप सेकंड को चेक ही क्यों करोगे? क्योंकि तो पूरी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, फिर हम सेम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को लेंगे और इन दोनों इक्वेशन पे चेक करेंगे। ठीक है, अगर एक राइट आती है ना तो ही हम सेकंड वाले पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, अगर स्टिल ये भी गलत आती है तो फिर आप इस वाली दोनों इक्वेशंस को इन दोनों इक्वेशंस में पुट करो। ठीक है, सो इस टाइप से आपकी टोटल कितनी सारी इक्वेशंस बन जाएंगी है ना। तो ये इक्वेशन 2 2 4 2 6 2 8 है ना, 8 बार आपको चेक करना पड़ेगा। सो इसीलिए हमको समझदारी से काम लेना है, हमको स्टार्टिंग से चलना है और एक 1 बाय 1 एक इक्वेशन पे पुट करके देख लो, आपका आंसर आ जाए तो आप नेक्स्ट चेक करो, अदरवाइज उसको छोड़ दो। ठीक है, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट व्हेन फॉर्मुलेटिंग एलपीपी। तो आपको पता है अभी आपने बनाए कंस्ट्रेंट सिंपली है ना, 6x प्लस 8y मैंने भी बना के दिखाया था, 6x प्लस 8y। ठीक है, दोनों की विटामिन डी की यूनिट्स ले लेंगे हम। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। क्यों? क्योंकि डी के लिए हमको 100 दे रखा है टोटल मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ ई के लिए 7 यूनिट है ना, और ई के लिए इधर दे रखा है यहाँ पे 12 यूनिट्स। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितना दे रखा है 120। ठीक है, तो ये तीनों आ गई और जहां पर एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना तो उसके आपके नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर बनते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम कॉस्ट ऑफ फूड आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले आप मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि आपने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर रखा है। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे, कि हमने अभी z मिनिमाइजेशन z का फंक्शन निकाला था जो कि 12x प्लस 20y। कैसे निकाला था? 12x प्लस 20y। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको 2 इक्वेशंस बनानी थी, आप बना चुके हो। 6x है ना प्लस कितना है 6x प्लस 8y, इसका टोटल कितना हो जाएगा 100 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसमें, अगली जो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी 7x है ना प्लस 12y और टोटल कितना आ जाएगा इसमें 120। ठीक है, सो सेकेंड इक्वेशन बन गई। वहीं x और y जो है वो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है। यहां तक हम निकाल चुके थे, हमने सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में किया था। क्लियर है?
अब देखो जब हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे मिनिमाइजेशन फंक्शन से, तो उसके लिए हमें कुछ वैल्यू चाहिएगी। तो मैंने आपको अभी सेकेंड क्वेश्चन में जो वैल्यूज हमने निकाली है, मतलब करेक्ट वैल्यूज, ये देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या निकली थी, 15 और 5/4। ये किसके लिए निकली थी हमारे, फूड इज मिनिमम, कॉस्ट किसके लिए निकली थी, फूड इज मिनिमम के लिए, ठीक है। तो बस हमको यही वाली वैल्यू बहुत काम आने वाली आगे इस वाले क्वेश्चन में, कैसे निकालेंगे देखो। तो ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा था कि आपने z इज इक्वल टू 12x प्लस 20y, है ना, कहाँ से लिया हमने 12x प्लस 20y, ठीक है। z इज इक्वल टू 12 इंटू 15, वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 15, y की जगह 5/4। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 205, है ना। तो आप कंफ्यूज मत होना, हमने सेकेंड क्वेश्चन में 5, 15 और 5/4 को किस में पुट करा था, एक बार इसमें और एक बार इसमें, ठीक है। तो हमारी वैल्यू 100 की इक्वल आई थी, और यहाँ पर सेकेंड वाली में 120 के इक्वल आई थी। लेकिन इस बार हम हमारी वैल्यू ये 15 और 5/4 को मेन ही फंक्शन में पुट कर रहे हैं, है ना, इसलिए तो इसका आंसर आ जाएगा 205, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट फंक्शंस ऑफ टोटल फूड ग्रेन्स। तो हमने अभी देखा टोटल फूड ग्रेन के लिए 12x और 20y पर ग्राम के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव अपने खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 56। What is the probability that positive integer selected at a random from set of positive integer not exiting 100 divisible by either 2 or 5? तो हमको क्या करना है, वो पॉजिटिव इंटीजर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 100 से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। मतलब या तो वो 2 से डिवाइड हो, वो 5 से डिवाइड हो, लेकिन वो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो एक लिमिट हमें दे दी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 100, ठीक है। मैं आपको सिंपली ट्रिक से बता रही हूँ, आपको बस कुछ नहीं करना है, 100 3 बार आपको 100 लिखना है, क्योंकि इसने क्या बोला है, या तो आइदर और ना, ठीक है। 100 डिवाइड बाय, एक बार हम कैसे डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। एक बार हम डिवाइड करेंगे 5 से, और एक बार हम इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। अब आप पूछ रहे हो कि मल्टीप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं, तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप जानते हो कि 2 और 5, यानी कि अगर मैं बात करूं जैसे कि 10, तो 10 दोनों की टेबल में आता है, कॉमन है ना। तो इसीलिए हम 10 को सिर्फ एक बार काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50, ठीक है। यहाँ आएगा हमारा 20, और यहाँ पर आएगा हमारा पास 10, ठीक है। अब देखो इसका मतलब समझ में आ रहा है ये आंसर क्या आया है। तो हम अगर बात करते हैं तो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 20, है ना, मतलब 50 जो नंबर है वो ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, यहाँ पे 20 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं, जो 100 से कम, मतलब 100 के अंदर अंदर, ठीक है। और यहाँ पे 10 जो नंबर हैं वो दोनों से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये 10 ऑलरेडी इनके अंदर आ गए, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम इस 10 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 50 प्लस 20, है ना, कितना हो जाएगा 70, क्लियर है ना। लेकिन ये 10 हम ऑलरेडी, मतलब ये 10 है ना, मैंने आपको जैसे कि बताया कि 10, 20, 30, ये सारे नंबर ऐसे हैं, ये सारे नंबर ऐसे हैं, 40, 50, 60, ये सारे ऑलरेडी किस में, दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम 2 बार तो काउंट नहीं करेंगे, हम इनको एक ही बार काउंट करेंगे, किसी में भी काउंट कर लो। तो इसीलिए ये 10 नंबर हम ऑलरेडी इसमें काउंट कर चुके हैं, तो इनको हमको इसमें से माइनस करना होगा। तो हम इसमें से माइनस करेंगे 10 को, तो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी, मतलब हमारी जो फेवरेबल इवेंट्स है वो कितना निकलेगा 60, ठीक है। अब आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60, यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहीं पे बता रही हूँ, लाइक 60 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स विच इज 100, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 और 5, ठीक है, 60 डिवाइड बाय 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसल, है ना। फिर क्या बचा 6 और 10, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3 और 5, ठीक है। तो क्लियर है। तो ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगली बार आपको 3, 6 दे दे, 3, 9 दे दे, वट एवर, तो आपको बस यही टेक्निक यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनल स्टेट ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पी स्टेट इज इक्वल टू। मिनिमम और मैक्सिमम बताना है, ठीक है। तो फाइनल स्टेट कितनी होती है और मिनिमम कितनी होती है, पी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not palindromes subsequence of the strings A B A B C D A B B A? ठीक है, आपको बताना कि इनमें से कौन सा पैलिंड्रोम नहीं है। आप जानते हैं पैलिंड्रोम क्या होता है, जो आप इधर से पढ़ोगे तो भी सेम मिलेगा आपको, इधर से पढ़ोगे तो भी सेम मिलेगा। देखो A B C B A, आप पीछे से पढ़ो उसको A B C B A, ठीक है। A B B A A B B, आप इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, वो आपको सेम स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। सेम ये भी है, लेकिन आप इसको पढ़ो A D B A, ठीक है। लेकिन जब हम इसको सीधे पढ़ रहे हैं तो आपको A D B A मिल रहा है, आप उल्टे पढ़ोगे तो इसको मिलेगा A B, है ना, D A। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे B D का दिक्कत है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिलेक्शन ऑफ स्पाइरल मॉडल्स बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि स्पाइरल मॉडल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले डू वी चेंज रिक्वायरमेंट्स क्वाइट ऑफ्टन, है ना। तो ये हमें स्पाइरल मॉडल क्या बताता है कि हम क्या हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है हम जल्दी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्पाइरल ऐसे ऐसे घूमता है ना, इट्स लाइक, है ना। और यहाँ पर हमारे पास 4 फेसेस होते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट, रिस्क, है ना, फिर अपन प्रोड्यूस करते हैं और डिप्लॉय कर देते हैं, फिर अगेन से सारी चीजें होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रिक्वायरमेंट्स आर इंडिकेटिंग अ कॉम्प्लेक्स टू बिल्ड, है ना। रिक्वायरमेंट्स इंडिकेट करता है कि हमको कॉम्प्लेक्स बनाना है या नहीं, तो इसीलिए हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं स्पाइरल मॉडल में। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नहीं की, तो आर रिक्वायरमेंट इजीली अंडरस्टैंड एंड डिफाइन, नहीं, क्योंकि देखो इसके अंदर हम जानते हैं क्योंकि इसमें रिस्क होता है, ठीक है, ये इंक्रीमेंट के ऊपर थोड़ा सा वर्क करता है इसीलिए, ठीक है। और डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी कैन बी डिफाइन अ रिक्वायरमेंट अर्ली इन द साइकिल, तो हम नहीं डिफाइन कर सकते पहले से, तो थोड़ा इसके बारे में और देखना चाहें तो देख सकते हैं। स्पाइरल मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक रिस्क ड्राइवन मॉडल है, आप जानते हैं, जिसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं, फिर रिस्क एनालाइज करते हैं, फिर एवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये मॉडल एक लार्ज कॉम्प्लेक्स इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए बना है ना। इसमें हमको क्लियर नहीं होता है कि हमको क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसीलिए तो हम 2 चीजों पे काम करते हैं कि डू वी रिक्वायरमेंट्स क्वाइट ऑफ्टन, है ना, और रिक्वायरमेंट्स इंडिकेट अ कॉम्प्लेक्स टू बिल्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द कोड सेगमेंट्स। एरे दे रखा आपको 0 से लेके 4 तक, आई इज इक्वल टू 1, मतलब इनिशियलाइजेशन आप 1 पे कर रहे हो, फिर पीटीआर यानी कि पॉइंटर हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे हम, जो अरे है उस पर आपको +2 करना है, तो बस आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है कंडीशन को। तो आई +1 सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो तो देखो सबसे पहले हमारे पास, या तो मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन से बता देती हूँ। सबसे पहले प्रिंट %d पीटीआर आई, ठीक है। सबसे पहले हमारी इनिशियलाइजेशन आई ही होगी, तो पहली स्टेप तो आई हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम 1 पे रहेंगे, अगर हमने 1 पे रहा और +2 करेंगे, तो हमारा जो एरे होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, 3 पॉइंट पे, यानी इंडेक्स नंबर 3। इंडेक्स नंबर 3 मतलब पता चल रहा है तुम्हें क्या है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, यानी कि 3 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट i+1, ठीक है। तो अब आप i+1 करोगे तो 2 + i तो ऑलरेडी है, +1 भी हम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये वाली कंडीशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो 2 + i तो है, सॉरी, प्लस इसने 1 भी करने को बोला है, सॉरी, ठीक है। तो आप जब इसको करोगे 2 + i + 1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हमने 2i+1 किया था तो 3 पे आ रहा था एरे, जब आप एक और प्लस कर दोगे तो एरे कहाँ पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इंडेक्स है एक्चुअल में, तो आप जब इंडेक्स पे आओगे तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो एरे है वो कैसे वर्क करता है। देखो मैं अपना एरे बना के दिखा देती हूँ तुमको, जैसे कि हमने बनाया 0, इंडेक्सिंग कर देते 0 1 2 3 4, ठीक है। तो जो हमारा पॉइंटर है ना वो इसको शो कर रहा है हमेशा, ठीक है। और वैल्यूज कहाँ जाएंगी, तो वैल्यूज कहाँ दे रखी है, ये वैल्यूज, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है। अभी तो फिलहाल 1 2 3 4 आपको दे रखा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको वैल्यूज 1 से स्टार्ट की जाती है, तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से गिवन होता है, ठीक है। तो आपको बस ये चीज याद रखनी है कि आपकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर
तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको कैसे हमने करा है। अब जब आप 2+1 i+1 करोगे तो 4 पे आ जाएगा, तो जो खुद को 4 को डिफाइन कर रहा है। पीटीआर माइनस आई कैसे करेंगे, तो देखो आपको 2 माइनस आई करना है, ठीक है। 2+1 दे रखा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, देखो 2+i-1, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर पहुंचोगे तो -1 पे पहुंच जाओगे, है ना। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे हम पहुंचेंगे। इट्स लाइक आप अभी का, इसने क्या बोला है, 2 - i करना है आपको, ठीक है। तो आप कहाँ पर हो, 2 पर, कहाँ पर हो, यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही आप -1 i करोगे तो यहाँ पे एक बैक में चले जाओगे ना, आप 1 पे आ जाओगे, ठीक है। इसीलिए आप इसका आंसर क्या लिख रहे हो, 1 लिख रहे हो, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और फिर -i+1, तो -i+1 इज इक्वल टू 2 - i+1। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2। तो जैसे आप इनकी वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। पहले सबसे छोटा है सी, फिर सेकेंड पे क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। फिर होगा हमारे पास ए, और हो जाएगा बी। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है जस्ट बिकॉज आपको हर एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें, है ना, फिर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन अ करेक्ट ऑर्डर फॉर डीएचसीपी क्लाइंट टू रीन्यू इट्स आईपी विथ डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी क्लाइंट जो है वो रीन्यू करना चाहता है आईपी लीज विथ डीएचसीपी सर्वर के साथ, ठीक है। सो सबसे पहले वो क्या करेगा, तो वहां पे सबसे पहले वो चेक करेगा कि क्लाइंट चेक द लोकल लीज टाइमर, उसका कितना टाइमर है और वो इनिशिएट रीन्यूअल स्टार्ट करने चाहता है, ठीक है। सेकेंड वो क्या करेगा, क्लाइंट सेंड करेगा एक रिक्वेस्ट मैसेज, है ना। ऑब्वियस सी बात है ना, वो डायरेक्टली कुछ नहीं करेगा, सर्वर पे बैठा है भाई, सर्वर पहले उसको, सर्वर को मैसेज रिक्वेस्ट सेंड करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा सर्वर, फिर उसके बाद की बात है, ठीक है। DHCP सर्वर एक्नॉलेजमेंट द रिन्यूअल विथ डेट DHCP पैक मैसेज, ठीक है। तो वो उसके जो मैसेज है जो उसने भेजा है उसका एक्नॉलेजमेंट देगा, मतलब कि रिप्लाई करेगा, वी कैन से दैट। और एट लास्ट DHCP सर्वर अपडेट द लीज डेटाबेस, ठीक है। तो उसको अपडेट करना था, उसको रिन्यू करना था, तो उसका एट लास्ट DHCP सर्वर वो कर देगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। What is the following is true? The cost of searching an AVL tree is theta log n, but that of the binary is theta n, ठीक है। तो आपको बस याद होना चाहिए कि जो AVL ट्री की कॉस्ट होती है वो होती है थीटा log n, लेकिन बाइनरी सर्च इज 0n, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम हमको गिवन है ऑलरेडी, आपको बताना कि कौन सा किसके साथ करेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ LRU की, लीस्ट रिसेंटली यूज जिसको हम बोलते हैं, जहां पर ये एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। पॉलिसी क्या कहती है कि पेज को तब उसी पेज को रिप्लेस करेंगे जो बहुत लॉन्गेस्ट टाइम से रिप्लेस नहीं हुआ है, ठीक है। डिमांड क्लीनिंग का मतलब क्या होता है कि वो डिमांड पेजिंग, जब उसको डिमांड होगी, लेजी, इसको हम बोलते हैं लेजी स्वेपर, जो जब वो पेज को रिटर्न करेगा सेकेंड मेमोरी से, जब उसको डिमांड होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग इज अ डिसीजन टू एड अ पूल ऑफ प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग एक ऐसा डिसीजन है जहां पर हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मीडियम टर्म शेड्यूलिंग में क्या होता है, तो मीडियम टर्म शेड्यूलिंग इज अ डिसीजन टू एड द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ये मीडियम टर्म शेड्यूलिंग जो होता है ना, इसके पास एक डिसीजन मेकिंग होता है कि ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस को ऐड कर सके पार्शियली या फुल्ली इन द मेन मेमोरी में, ठीक है। सो इट इज रिलेटेड टू मेन मेमोरी, है ना। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग जो होती है वो प्रोसेस को एग्जीक्यूटेड करने का काम करती है। तो क्लियर है ना, दोनों में आपको लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग भी पता होना चाहिए और मीडियम टर्म शेड्यूलिंग भी आपको पता होना चाहिए। इट इज रिलेटेड टू मेन मेमोरी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेटा स्ट्रक्चर इज टिपिकली यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द हैश टेबल। तो आप जानते हो एरे का हम यूज करते हैं, है ना। हैश टेबल के लिए आप इस टाइप से ही बनाते हो, लेकिन हम एरे में ऐसे बनाते हैं, और आप जब बनाते हो हैश टेबल को तो आप ऐसे वर्टिकली बनाते हो, ठीक है। बाकी प्रोसेस सेम रहती है क्योंकि आप उसमें भी इंडेक्सिंग करते हो, एरे में भी हम इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है। एरे फिक्स्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है, हैश टेबल भी, ठीक है। तो इस टाइप से हम एरे को डेटा स्ट्रक्चर में कैसे यूज करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। जीरो लेवल डीएफडी इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री डायग्राम। जब मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि जीरो लेवल डीएफडी को हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रूथ स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल ऑफ डिस्क्लोज ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, है ना। तो आपको बताना है, सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। तो ए और डी जो है यहाँ पे करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। तो देखो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो आपको एक फिक्स्ड वैल्यू दी जाए ना, तो वो कभी भी सही नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कि आप कुछ भी कर लो, एन स्क्वायर टू मतलब टू नहीं ला सकता। ठीक है, सो ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है यहाँ पर, तो फॉर ऑल के लिए ये कभी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है n इज इक्वल टू n दे रखा है। यहाँ 0 होता तो इट विल वर्क, लेकिन यहाँ पर अगर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो n स्क्वायर, मान लो मैंने 2 ही लिया है ना, इसकी जगह अगर हम वैल्यू भी पुट करके देखें तो 2 का स्क्वायर है ना इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इज इट वर्क, है ना। आप जानते हैं ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे हम 4 लिख रहे हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन या क्या ये इज इक्वल टू है, नहीं है। और ये फॉर ऑल के लिए तो कभी भी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, फॉर ऑल के लिए वर्क तब करेगी जब वो वैल्यू 0 के इक्वल होगी हर बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। द प्रोटोटाइपिंग मॉडल हैज बीन सीक्वेंस। प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहली हमारी, आप जानते हैं, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं। सेकेंड आप क्विकली डिजाइन करोगे क्योंकि प्रोटोटाइप बना रहे हो। थर्ड आप इम्प्लीमेंट करोगे। फोर्थ आप क्या करोगे, उसको कस्टमर एवेल्यूएट करेगा, उसको कस्टमर समझेगा उस प्रोटोटाइप को, अगर उसको पसंद आता है देन आप डिजाइनिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर रहे हैं। उसको सेकंड में क्या कर रहे हैं, आप उसको क्विकली डिजाइन करोगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, फिर कस्टमर को चेक करवा दोगे कि कस्टमर को, अगर कस्टमर बोलता है ओके देन आप उसको डिजाइन कर लोगे। ठीक है, सो दिस इज द मॉडल ऑफ प्रोटोटाइपिंग, कि जब आपको रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती है, आपको नहीं पता कि आपको कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, कैसा डेवलपमेंट चाहिए, तब आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल का यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एनकोडिंग स्ट्रेटेजीज, यूज जेनेटिक एल्गोरिथम इन द करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेप एंडिंग विद द फाइनल रिप्रेजेंटेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको जेनेटिक एल्गोरिथम की स्टार्टिंग और फाइनल एंडिंग बतानी है। एनकोडिंग स्ट्रेटेजीज है ये। ठीक है, तो सबसे पहली एनकोडिंग स्ट्रेटेजीज क्या हो जाएगी, परम्यूटेशन एनकोडिंग। ठीक है, परम्यूटेशन एनकोडिंग करेंगे। सेकेंड आप क्या करोगे, ग्रे एनकोडिंग करोगे। ठीक है, तो देखो आप पी, सबसे पहले आपको बस पी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आप इस आर से ग्रे को याद रख लोगे। ठीक है, पीजी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, बाइनरी। ठीक है, बाइनरी इनकोडिंग करोगे और आपका आएगा लास्ट में रियल वैल्यू। तो देखो इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आप जानते हो कि अगर आप कभी भी कुछ चीज फाइंड करोगे तो आपको एट लास्ट में आपको रियल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और आप पहले, सबसे पहले आप क्या करोगे, परम्यूटेशन, यानी कि आप गेस वर्क करोगे। परम्यूटेशन मतलब हम क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके फाइंड आउट करते हैं, है ना, मतलब कितने नंबर ऑफ वेज आपके पास है। तो परम्यूटेशन सबसे फर्स्ट हो जाएगा और रियल वैल्यू हमें सबसे लास्ट में मिलेगी। ठीक है, इस परम्यूटेशन के आर से, इसके आर से हम इसको याद रखेंगे ग्रे कोड को। ठीक है, ग्रे, इसके ग्रे आर से आर आपको थोड़ा सा याद रखना है, और बस आप इसके बाद आप बीच में बचा क्या, बाइनरी। ठीक है, सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉलम है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको गिवन है। यहाँ पे आपको एल्गोरिथम दे रखी है और ये क्वेश्चन ग्राफिक डिजाइनिंग से। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको दे रखी है ब्रेसमैन एल्गोरिथम। तो ये एक लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम होती है जहां पर हम पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं और एक सीक्वेंस में हम लाइन को ड्रॉ करते हैं ना। इसकी कुछ स्टेप्स होती है। इट वाज डेवलप्ड टू अवॉइड द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। आप इसके अंदर जब आप यूज करते हो तो आप फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को अवॉइड करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोहेन सुथरलैंड एल्गोरिथम। ठीक है, तो दिस इज लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, आपको याद होना चाहिए। हम लाइन को क्लिप्स करते हैं, इसके अंदर जैसे एक लाइन है तो उसको क्लिप करने के लिए, लाइक एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में कोई लाइन अगर बाहर जा रही है ना, कट तो कट करना है, तो आपको यहाँ से इतनी इतनी एरिया से आपको इसको कट करना पड़ेगा। तो ये वाली जो लाइन है ये नहीं दिखेगी, सिर्फ इतनी ही लाइन दिखेगी। सो इट इज यूज्ड टू एंड, मतलब ये एक एंड पॉइंट बनाती है। कैसे बनाएगी, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। इट्स लाइक ये हमारा रेक्टेंगल है, या हम इसको, हमारे पास रेक्टेंगल की सुविधा है, हम रेक्टेंगल ले लेते। इट्स लाइक जैसे मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, अब अगर मेरी कोई लाइन है जो यहाँ से लेके यहाँ पर बाहर जा रही है, ठीक है,
तो ये क्या करती है, एक पॉइंट ड्रॉ करती है, यहां से लेके एक पॉइंट यहां बनाएगी, एक पॉइंट यहां बनाएगी और एक पॉइंट यहां बनाएगी, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक इसको लेना है, तो ये यहां तक की एज्यूम करेगी, फिर यहां से लेके यहां तक कट कर देगी, ठीक है। तो क्लिपिंग मतलब क्या होता है, कट करना, ठीक है। लेकिन क्लिपिंग उसको आप बिल्कुल सही तरीके से, पता चले यहीं तक कट गया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सुथरलैंड हॉगमैन। तो यहाँ पर ये एल्गोरिथम किस लिए यूज करते हैं, पॉलीगॉन क्लिपिंग्स के लिए, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए, आप जानते हैं पॉलीगॉन्स उसकी एजेस को क्लिप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जेड बफर के बारे में। तो जेड बफर हम किस लिए यूज करते हैं, जेड बफर एल्गोरिथम जो होती है डेप्थ सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जो 3D के लिए यूज होती है, 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स विथ हाइडन सरफेस रिमूवेबल, है ना। जो हाइडन सरफेस होती है ना, उसको रिमूव करने के लिए होती है, ठीक है। ये जेड, ठीक है, इस टाइप से। ये क्या करती है, टेस्टिंग द पिक्सल डेप्थ ऑफ ईच पॉलीगन, ये पिक्सल्स को डेप्थ में चेक करती है और फिर उसको इसके हिसाब से हटाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड टू पासिंग टेक्निक इन एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर सिंथेटिक एनालिसिस, ठीक है। तो बताते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉप डाउन पार्सिंग करेंगे, है ना, फिर आप करोगे बॉटम अप पार्सिंग, फिर आप क्या करोगे, डिपेंडेंसी पार्सिंग और अर्ली पार्सिंग। लेकिन स्टैटिकल मशीन ट्रांसलेशन जैसा कुछ नहीं होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एनएलपी में हम कौन कौन सी पार्सिंग टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच द कॉलम गिवन है और आपको बताना है कि कौन सी मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या काम करती है। तो सबसे पहले अगर आप जानते हो कि 1NF क्या करती है, 1NF ऑल डोमेन्स ऑफ स्केलर वैल्यूज, है ना। 1NF क्या बोलती है कि मेरे को एक एटॉमिक वैल्यूज चाहिए या फिर स्केलर्स वैल्यू चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास BCNF, ठीक है। तो BCNF क्या बोलती है कि हमारे पास every functional dependency is implied by candidate की every joint dependency, every functional dependency implies candidate की, ठीक है। फोर्थ 4NF क्या करता है, मल्टी वैल्यूड के लिए बात करता है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। और फिफ्थ NF क्या करता है, जॉइंट डिपेंडेंसी को फॉलो करता है। तो बस आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए, है ना। देखो BCNF बायस कोड नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको बताया था, ये हायर वर्जन होता है, इसमें 3NF ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जहां पर x जो है डिटरमाइन बाय x शुड बी सुपर की, क्लियर है। ये फंक्शंस होती है, ये वेरी वो होता है, ठीक है। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जॉइंट डिपेंडेंसी के लिए वर्क करता है, ठीक है। आपको नॉर्मली बस इसको जॉइंट डिपेंडेंसी से याद रखना है। वन नॉर्मल फॉर्म क्या, स्केलर वैल्यूज, नो रिपीटिंग वैल्यूज, नो एरे वैल्यूज, नो एटॉमिक वैल्यू, मतलब ओनली एटॉमिक वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे देखते हैं थोड़ा सा और। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में BCNF एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, लेकिन ये नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के बारे में बात करता है, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन, मैच द कॉलम आपको बताना है। तो सबसे पहले मोलाफेबेटिक साइफर। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, नाम में इसके मोनो है यानी कि 1 to 1, तो बस इसको आपको थोड़ा सा ऐसे याद रखना है। और जैसे आप इसको 1 को ऑप्शन को चूज करोगे, सेकेंड अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। DES है ना, राउंड की, साइफर टेक्स्ट, फीडबैक मैकेनिज्म और पॉलीफेबेटिक। देखो 1 to 1 रिलेशनशिप, सॉरी 1 to मेनी रिलेशनशिप। पॉली मतलब क्या होता है, मेनी रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मोलिफेबेटिक साइफर जो होते हैं 1 to 1 मैपिंग के लिए यूज की जाते हैं। ईच प्लान टेक्स्ट इज करस्पॉन्डिंग टू साइफर टेक्स्ट, ठीक है। हर एक प्लान टेक्स्ट के लिए हर एक साइफर टेक्स्ट होगा, ठीक है। DES यानी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है, उसमें हम राउंड की का यूज करते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। साइफर स्ट्रिंग साइफर में हम फीडबैक मैकेनिज्म का यूज करते हैं, जहां पर हम जनरेट ए सिस्टम की बाइट्स को यूज करते हैं। पॉलीफेबेटिक साइफर क्या होता है, 1 to many रिलेशनशिप, जहां पर क्या होता है एक प्लान टेक्स्ट के लिए मेनी साइफर टेक्स्ट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस, आपको दे रखी है फंक्शन fn 3n √n gn इज इक्वल टू 2 log n और hn इज इक्वल टू n फैक्टर, ठीक है। तो देखो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो आप इसको डायरेक्टली याद रखें, फंक्शन n इज OGN, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। 2, 3, 4 trees are B tree 4 order, they are isometric of trees, तो it is called a red black tree। ठीक है, 2, 3, 4 trees are B trees, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 4, उसका ऑर्डर कितना है 4, और वो आइसोमेट्रिक ट्रीज है। तो इस टाइप की ट्रीज हम रेड ब्लैक ट्री की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करती है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते थोड़ा सा। तो देखो, ए 2, 3, 4 trees is a type of search tree, data structure computer science is known as B tree of 4 order। ठीक है, 2, 3, 4 ट्री जो होती है वो एक प्रकार की इंटरनल नोड, जिसके अंदर 2, 3 और 4 चाइल्ड नोड्स होते हैं, और ये ट्री को बैलेंस करके रखती है। रेड ब्लैक ट्री इज अनदर टाइप ऑफ बाइनरी ट्री, जहां पर एडिशनल प्रॉपर्टीज होती है उसको बैलेंस करने की। They are used to maintain the balanced search tree, which helps of ensuring efficient search, insertion, deletion operation। ठीक है, isometry between 2, 3, 4 trees और red black trees means 1 to 1 corresponding between their structure, यानी आइसोमेट्रिक हो रहा है। 2, 4, 3 भी एक प्रकार की बाइनरी ट्री है, लेकिन उसकी जो आइसोमेट्री वाली फंक्शनलिटी है ना, वो डिपेंड, मतलब वो रेड ब्लैक ट्री से बहुत सिमिलर है, इसीलिए हम उसको कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा 75 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। थैंक यू।